नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे परीक्षा मंथन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं 67वीं बीपीएससी का जो परीक्षा होने वाला था टल गया था। आगामी परीक्षा कब होगा अभी उसके लिए कोई तिथि घोषित नहीं किया गया है। तो साथियों, 67वीं बीपीएससी के लिए आपको एक सुनहरा मौका और मिल गया परीक्षा मंथन संस्थान की तरफ से। आप देख रहे होंगे कि प्रीलिम्स को फोकस करके क्रैश कोर्स यहाँ पे संचालित किया जा रहा है और ये क्रैश कोर्स का कीमत केवल 99 रखा गया है। और ये 99 साथियों, ये ऑफर जो है 25 दिसंबर तक, यानी कि आज ही सुशासन दिवस है, 25 दिसंबर है और रात के 12 बजे तक ही यह ऑफर है। यानी कि अब ऑफर केवल 7.5 घंटे का और है। 4:30 बज रहा है, मुझे लग रहा है 7.5 घंटे का ऑफर और आपके पास बचा हुआ है। आप चाहें इसका लाभ भरपूर उठा सकते हैं 99 का, अन्यथा यह साथियों हो जाएगा 399 का। तो आपको अनावश्यक 300 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपका एक भी रुपया व्यर्थ जाए, एक्स्ट्रा खर्च हो। तो आप 99 में ही इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपने सगे संबंधियों को भी सूचित करें और ताकि वो इसका लाभ अधिकतम लाभ इसका उठा सकें। तो देर ना करें, आज ही जाएं, डाउनलोड करें परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप से जाकर के, वहां से परचेज कर लें कोर्स। और 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की जो यहाँ पे क्रैश कोर्स है उसको पढ़ के आप अपने तैयारी को एक मजबूत धार दे सकते हैं जो आपके सफलता के मार्ग को सुनिश्चित कर सकता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, जो भी जहां कहीं भी सोशल मीडिया, उस पर शेयर कीजिए। अधिकतम से अधिकतम लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल पाए जो इससे वंचित हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं साथियों, देर ना करते हुए हम कोर्स को शुरू कर रहे हैं। इसको क्रैश कोर्स में हम लोग चल रहे थे साथियों, न्यायपालिका चल रहा था। तो न्यायपालिका में साथियों सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा साथियों। यहां देख रहे हैं आप कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का स्थान, फिर है उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार और अन्य शक्तियां अनुच्छेदों की नज़र में उच्चतम न्यायालय। ये सारा एक एक बिंदु उठा करके आज हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्रैश कोर्स कहने मात्र का है साथियों, आपको डिटेल यहाँ पे बताया जा रहा है। कम समय में आप इसका लाभ ले सकते हैं, कम पैसे में। 99 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। आप बैठते हैं दुकान पे, चाय समोसा नमकीन वगैरह खा पी खत्म कर देते हैं। तो उम्मीद है कि वो चाय समोसा नमकीन आपको यूपीएससी 67वीं बीपीएससी की जो है क्रैश कोर्स खरीदने में आप यदि खर्च कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्रीलिम्स रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर एक टीचर अपने स्तर से बीपीएससी को ध्यान में रख करके अपने कोर्स को डिजाइन किए और उसका आप लाभ उठाइए। अमूमन समझिए बीपीएससी का जो दायरा है उससे भी ज़्यादा इसका दायरा विस्तृत किया गया, व्यापक किया गया है, समग्रता में करने की कोशिश किया गया है। तो हमारा प्रयास, परीक्षा मंथन संस्थान का जो पूरा प्रयास है, ये प्रयास है कि आपको अधिकतम लाभ कैसे दिया जा सके। अन्य परीक्षाओं के लिए भी आप नोट्स बनाकर इसको रख सकते हैं। आप मिला लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कंटेंट कैसा रहा। जरूर एक बार परीक्षा मंथन संस्थान को बताइएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यहाँ चर्चा करते हैं, समझते हैं साथियों। इसका अर्थ होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। इसका अर्थ क्या है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, लग रहा कुछ चीफ जस्टिस से संबंधित है। यानी कि एक्टिंग का मतलब कार्यवाहक या कार्यकारी, कार्य करने के लिए आ रहा है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि कोई ऐसा न्यायाधीश है साथियों जो कार्य करने आ रहा है मुख्य न्यायाधीश के तौर पे, उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब कोई रिक्शा चालक तो वो होगा नहीं कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पे काबिज हो जाएगा। वो कौन होगा साथियों? उच्चतम न्यायालय के, आप जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था
कि 33+1 अर्थात ये 33 अदर जस्टिस हैं, अदर जस्टिस हैं, अदर जजेज हैं, और ये जो ये है ये CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। साथियों, जब भारत का मुख्य न्यायाधीश किन्हीं कारणवश अपना, हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है कि कहीं वो गया हो, और किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो इनके कार्यों को संचालित करने के लिए इसी 33 में से, इसी 33 में से एक न्यायाधीश क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश के कार्यों को संभालने के लिए यहां आता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस, अर्थात कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उनको बोलते हैं। ऐसा न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के कार्य कर्तव्यों को या उसके कार्यों को पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। अब साथियों बात आता है कि इस परिभाषा समझ में आपको आ गया, और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, उच्चतम न्यायालय के 33 न्यायाधीशों में से किसी को नियुक्त किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन इसको नियुक्त करता है, और नियुक्ति करने का आधार क्या है, कौन नियुक्त करता है साथियों, तो इसको नियुक्त करता है साथियों राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति, यानी भारत का जो प्रेसिडेंट है साथियों, जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति क्या करता है, उच्चतम न्यायालय के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है उनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति इस 33 में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, और हम जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय साथियों वरिष्ठता क्रम को ध्यान में रखा जाता है, सीनियरिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो क्या यहां पे भी सीनियरिटी को हम प्रेफरेंस देंगे? तो साथियों किताब में मैंने कहीं पाया नहीं, जब मैं आपको पढ़ाने वाला था तब मैं भी वर्कआउट करता हूं, सारे टीचर वर्कआउट करते हैं, तो मैं भी कहीं पाया नहीं, लेकिन जब केस स्टडी आप कहीं पढ़ेंगे, जब कहीं कोई केस स्टडी पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर वगैरह कहीं पढ़े, पुराना कहीं पढ़ा हुआ होगा, तो साथियों मैं एडिटोरियल वगैरह जब पढ़ते हैं आप, तो बड़े लोगों को जब लेख निकलता है, चाहे आप ये मानिए कि केरल के जो राज्यपाल रहे, ऐसे भारत के प्रधान न्यायाधीश, ऐसे लोगों का यदि लेख कहीं आप पढ़ते हैं, या कहीं कोई लॉ कमीशन के पूर्व चेयरमैन रहे, उनका कहीं लेख निकलता है, तो उनमें इस चीज का जिक्र था कि यहाँ पे भी साथियों क्या होता है, इसमें जो सीनियर होता है उसी को क्या बना दिया जाता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे नियुक्त कर दिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से ही किसी एक न्यायाधीश को जो सीनियर होगा उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कौन नियुक्ति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। किसको नियुक्त करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। आ रही बात समझ में? अब हम देखते हैं आगे की बात। कंडीशन क्या है, कब आखिर ऐसा राष्ट्रपति करेगा, तो किन्हीं कारणवश साथियों, वैसे तो इसका 3 टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन ऐसे देखा जाता है किन्हीं कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, चाहे वो अस्वस्थ हो या कहीं गया हो, बाहर कहीं गया हो, किन्हीं कारणवश, तो वो ऐसे में क्या होता है कि राष्ट्रपति उसके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है। आ रही बात समझ में? अब हम देखते हैं साथियों अगला कॉन्सेप्ट। अब आता है साथियों तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ शब्द कुछ ऐसा लग रहा है हिंदी में, लेकिन इसके हिंदी शब्द देखिएंगे, यहाँ लिखा हुआ तदर्थ न्यायाधीश, इसके हिंदी से ज्यादा हम परिचित हैं अंग्रेजी के शब्द यानी कि एडहॉक। तदर्थ का अर्थ होता है साथियों एडहॉक। अब शायद आप समझ गए होंगे एडहॉक। एडहॉक का अर्थ क्या होता है कि अस्थायी कार्यकाल के लिए, अस्थायी कार्यकाल के लिए, अस्थायी समय के लिए, है ना, अस्थायी समय के लिए, अस्थायी समय के लिए जब किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक जज बोलते हैं। साथियों ध्यान देंगे, इस तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो साथियों मैं आपको बता दूं तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान साथियों फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है साथियों, तो जब कभी साथियों कोरम को पूरा करने के जब किसी समय कोरम को पूरा करने में न्यायाधीशों की कमी पड़ जाती है, यानी न्यायालय की कार्यवाही को पूरा करने के लिए कोरम होता है,
और उसमें उसको पूरा करने के लिए जब अस्थाई जजेज की संख्या कम पड़ जाती है उच्चतम न्यायालय में, ऐसे समय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति साथियों भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई क्या करता है? नियुक्त करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है? अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, अपॉइंट नियुक्त करता है किसको? एडहॉक जजेस को, एडहॉक जज को, एडहॉक जज, एडहॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आ रही बात समझ में? लेकिन ये ऐसा कब करता है? भारत का जो प्रधान न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई जो है, ऐसा कब करता है? तो दो जन से कुछ राय मशवरा लेता है। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों, आप जान रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की कमी है, तभी तो कार्यवाही बाधित हो पा रही है, बाधित हो जा रही है। तो उस कार्यवाही को पूरा करने के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त करना है और अस्थायी समय के लिए। तो आप लाएंगे कहां से न्यायाधीश? हाई कोर्ट से ही लाएंगे। तो किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ही क्या करता है? इसमें वो बुलाता है, अपॉइंट करता है, क्या करने के लिए? तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर कार्य करने के लिए। तो साथियों इस तरह सीजेआई जब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो सबसे पहले हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सीजे जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे क्या करता है? परामर्श लेता है। मान लीजिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को वो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर रहा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे वो परामर्श लेगा। दूसरा, ऐसा कोई भी काम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से नहीं करेगा जो राष्ट्रपति के बिना इजाजत, माने कि राष्ट्रपति के बिना इजाजत लिए वो कर नहीं सकता। तो राष्ट्रपति से क्या करता है? पूर्व अनुमति लेता है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति। बात समझ में आ गया? जब भारत का प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा किसको? एडहॉक जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तो नियुक्ति करने से पहले वो क्या करता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करता है तथा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेता है, तब जाकर के वो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तदर्थ न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया साथियों? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर हम क्या देखेंगे कि किसको नियुक्त करता है तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर? ध्यान रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में वो किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ही तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट के किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ही तदर्थ न्यायाधीश के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। ये बात समझ में आ रहा है? अब हम आगे आते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश पे, रिटायर्ड जस्टिस, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। सबसे पहले ये शब्द पकड़ेंगे, टर्मिनोलॉजी यहां पकड़ेंगे कि इसकी नियुक्ति नहीं की जाती। इसकी नियुक्ति नहीं की जाती। शब्द ये नहीं आएगा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। इनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है साथियों, इनसे कार्य करने का अनुरोध किया गया। मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों लिखा गया किताबों में। इसकी नियुक्ति नहीं की जाती, किताबों में बताया नहीं है कि क्यों ऐसा किया जाता है, लेकिन लिख दिया है इसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। क्या की जाती है? इनसे कार्य करने का अनुरोध किया जाता है, कार्य करने का अनुरोध किया जाता है, अनुरोध किया जाता, इनसे कार्य करने का साथियों अनुरोध किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इनसे कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। क्यों इनकी नियुक्ति शब्द नहीं किया जाता है? आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अधिकतम जो है ये 65 साल की आयु तक अपनी सेवाएं क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो जो 65 साल के बाद जो नियुक्त, आप यदि रिटायर्ड न्यायाधीश को बुलाएंगे और वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तौर पर उसको नियुक्ति आप देंगे, तो ये टर्म एंड कंडीशन टकरा जाएगा ना, ये तुरंत गड़बड़ हो जाएगा।
इस नाते कि 65 साल की आयु, इसका मतलब क्या है कि जो सेवानिवृत्त हो 65 साल की आयु तो पूरा कर लिया है ना, फिर 65 साल से अधिक उम्र के न्यायाधीश को आप नियुक्ति कैसे दे रहे हैं? तो इनकी नियुक्ति शब्द नहीं आएगा, इनके लिए क्या शब्द आएगा? कार्य करने का अनुरोध किया जाता है, ये शब्द आएगा। आ रही बात समझ में? तो अब हम देखेंगे साथियों कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति यहां देखेंगे, नियुक्ति कौन नियुक्ति करता है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, नियुक्ति सीजेआई करता है। ठीक है, नियुक्ति शब्द ध्यान दीजिए, नियुक्ति में बताने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अनुरोध कर सकता है ना, अनुरोध करता है, कार्य करने का अनुरोध, कार्य करने का अनुरोध, है ना। कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। किससे? किसी भी समय साथियों वो सुप्रीम कोर्ट के अथवा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से साथियों क्या करता है? वो उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध करता है। अब साथियों बात ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि आखिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है? तो सीधा सी बात है कि न्यायाधीशों की संख्या किन्हीं कारणवश कम हो गई है और केसेस जो है उच्चतम न्यायालय में ज्यादा आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है। अचानक से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मान लीजिए किन्हीं कारणवश किसी का डेथ हो गया, किसी कारणवश कोई अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया, काफी लंबे समय तक के मेडिकल लगा दिए, तो कार्यवाही को कौन संचालित करेगा? तो इसलिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है। अब इसमें साथियों जब कार्य करने का अनुरोध किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी साथियों क्या किया जाता है? जिस व्यक्ति से कार्य करने का अनुरोध किया जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, तो इससे भी साथियों क्या किया जाता है? इस व्यक्ति से भी परामर्श किया जाता है। तथा परामर्श किससे किया जाता है? उस व्यक्ति से जिसकी मतलब जिससे अनुरोध किया जा रहा है कार्य करने के लिए, है ना, परामर्श किया जाता है। और साथियों क्या होता है उसके बाद सीजेआई के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है। पूर्व अनुमति ऐसा सीजेआई कब करता है? जब वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लेता है तब ऐसा करता है। इस तरह साथियों सेवानिवृत्त न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट में कार्य करता है तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, ध्यान देंगे, वेतन भत्तों का हकदार होता है। अर्थात इसको सारे विशेषाधिकार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो सारे विशेषाधिकार हैं, सारे अधिकार जो दिए गए हैं साथियों, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही दिए गए हैं, लेकिन इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता साथियों? इसलिए नहीं माना जाता, वही टर्म एंड कंडीशन एज फैक्टर का 65 ईयर का कॉन्सेप्ट फंस जाता है, इसीलिए इनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माना जाता है। इनको यानी कि इनके द्वारा दिया जाने वाला डिसीजन, न्याय निर्णयन सेम वैसे रहेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रहता है। इनके जो विशेषाधिकार हैं साथियों, इनके जो विशेषाधिकार हैं, ये विशेषाधिकार ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है। इनकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां ठीक वैसे ही रहेंगी जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। किंतु साथियों इसके बावजूद हम इसको, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को हम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं मानते हैं, इसका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं मानते हैं। आ रही बात समझ में? इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब आता है उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय के स्थान में साथियों आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय का स्थान संविधान में दिल्ली घोषित किया गया है। यदि हम संविधान में देखें तो संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित किया गया है। संविधान कहता है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो कहाँ होगा? दिल्ली होगा। आ रही बात समझ में?
इसके अलावा क्या दिल्ली के अलावा भी ये चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ प्रावधान है? तो साथियों हाँ, ऐसा प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं और भी हो सकता है। यह किसका अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थान को कहीं और चेंज कर, मान लीजिए कोई संकट आ गया, कोई आपदा आ गया, कोई दिक्कत आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान चेंज किया सकता है? तो जवाब है हाँ, चेंज किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? जहां मर्जी, भारत के टेरिटरी के अंदर जहां चाहे भारत का मुख्य न्यायाधीश वहां उसको कर सकता है। अर्थात अधिकार किसको है? अधिकार साथियों है हु इज, यानी अथॉरिटी किसके पास है? अथॉरिटी किसके पास है? तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान वो कहां घोषित कर सकता है ना। लेकिन ऐसा सीजेआई कार्य करने से पहले भारत के राष्ट्रपति से क्या करेगा? परामर्श लेगा। वो पहले राष्ट्रपति से क्या कर लेगा? अनुमति ले लेगा, तब जाकर के क्या करेगा? वो स्थान घोषित करेगा। तो ये रहा उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में। अब हम आते हैं साथियों उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया में देखेंगे उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया के संदर्भ में साथियों सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ही अधिकार इसको देता है कि न्यायालय की प्रक्रिया के लिए वो नियम बना सकता है। अब जानते हैं कानून नियम बनाने का अधिकार तो किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन साथियों इसमें थोड़ी सी कंडीशन एक ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? न्यायालय की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया के लिए क्या कर सकता है? नियम बना सकता है। नियम बना सकता है। आ रही बात समझ में? किस अनुच्छेद के तहत ऐसा काम करता है? और नियम बनाने के लिए भी साथियों क्या करता है? ये पूर्व मंजूरी लेता है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। पूर्व अनुमति लेता है, पूर्व अनुमति किससे? कार्य करने से पहले अनुमति लेता है, पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से। कौन? सीजेआई, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए, प्रक्रिया के लिए जो नियम बनाता है, तो वो नियम कब बनाता है? जब राष्ट्रपति से अनुमति ले लेता है तब बनाता है। ध्यान देंगे साथियों इस संदर्भ में अनुच्छेद 143 का चर्चा करना यहाँ उचित प्रतीत होता है। ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 143 में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हवाला देता है ये अनुच्छेद। अर्थात इस अनुच्छेद के तहत साथियों होता क्या है? इस अनुच्छेद में ये प्रावधान बताया गया है संविधान में। क्या बताया गया साथियों कि देखेंगे यहाँ पहला चीज कि यदि संवैधानिक मामला है तो संवैधानिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो पीठ होता है न्यायाधीशों का, वो क्या होना चाहिए? कम से कम 5 न्यायाधीशों का पीठ होना चाहिए मिनिमम। ये कई बार प्रश्न पूछता है साथियों, 5 न्यायाधीशों, ध्यान देंगे यहाँ 5 है। ये 5 न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए। किसके लिए? किसी संवैधानिक मामलों की व्याख्या करने के लिए, संवैधानिक मुद्दे पे मामले। और अदर मामले के लिए साथियों, अदर मामले के लिए न्यूनतम पीठ जो है 3 न्यायाधीशों की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीशों की पीठ अन्य मामलों के लिए। आ रही बात समझ में? अन्य मामलों के लिए। और ये नियम क्या कहता है साथियों? नियम कहता है कि फैसले खुले न्यायालय में होने चाहिए। फैसले कहां होने चाहिए? खुले न्यायालय में होने चाहिए। खुले न्यायालय में होने चाहिए। इसके बाद सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ध्यान देंगे सभी निर्णय साथियों क्या होते हैं? सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। सभी निर्णय बहुमत, मेजॉरिटी के आधार पर लिए जाते हैं। बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। चीज ध्यान देंगे। इस तरह से साथियों उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया रही।
इस अनुच्छेद 143 में एक चीज और बचा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी साथियों, कि उच्चतम न्यायालय से विधिक मुद्दों पर या अन्य सार्वजनिक मुद्दों पे भी आगे, हालांकि मैं इसको चर्चा भी करूंगा, क्या करता है भारत का राष्ट्रपति, क्या करता है, परामर्श लेता है। किससे? उच्चतम न्यायालय से। तो ऐसे में जब उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है तो भारत सरकार की तरफ से वहां उपस्थित कौन होता है साथियों? महान्यायवादी। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वहां उपस्थित होता है, ये ध्यान देंगे। अब आता है साथियों उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कौन से ऐसे उपबंध हैं जो उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा, बीपीएससी में तो 5 ऑप्शन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता देखते हैं। ध्यान देंगे साथियों, सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है, पहले ही दिन जब उच्चतम न्यायालय में पढ़ाया था, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, तो यहां पे ध्यान देंगे साथियों, उच्चतम न्यायालय की जो स्वतंत्रता है इस संविधान के संघीय लक्षण को बयां करता है। संविधान के संघीय लक्षण को बयां करता है, व्यक्त करता है, संघीय लक्षण को व्यक्त करता है। अर्थात कहीं भी संघीय व्यवस्था होगा साथियों, फेडरल सिस्टम होगा, तो वहां का न्यायपालिका स्वतंत्र होगा ही होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। कहीं भी तो संविधान के संघीय लक्षण को व्यक्त करता है। भारतीय संविधान पूर्णतया संघीय है नहीं, कहीं पे एकात्मक तत्व भी दिखेंगे, मजबूत एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था दिया गया है। तो यहां ध्यान देंगे कि संविधान के संघीय लक्षण को ये व्यक्त करता है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए क्या करता है, एक जैसा काम कर पाएगा, अन्यथा काम एक जैसा नहीं कर पाएगा। किंतु वही न्यायपालिका का जो एकीकृत कैरेक्टर है, वह एकीकृत कैरेक्टर साथियों वो यूनिटरी अर्थात एकात्मक व्यवस्था को इंगित करता है। तो ध्यान देने की बात है यहाँ। आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए। सबसे पहला चीज देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्यों जरूरत है साथियों। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट है साथियों, सुप्रीम कोर्ट, इसकी भूमिकाएं ऐसी है कि इसको अपने कार्यों को संपादित करने के लिए इसका कार्य ऐसा है कि अपनी भूमिकाओं को संपादित करने के लिए इसे अधिकाधिक स्वतंत्रता की जरूरत है, अन्यथा ये अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर पाएगा, न्याय नहीं सही से दे पाएगा, निष्पक्ष होकर के नहीं दे पाएगा। इसे भय पक्षपात से बचना है, ऊपर उठ करके निर्णय देना है। चूंकि यह न्यायालयों के लिए याचिका के रूप में देखा जाए तो यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, मूल अधिकारों का गारंटर है। क्या है ये सुप्रीम कोर्ट? मूल अधिकारों का गारंटर है, मूल अधिकारों का क्या है, गारंटर है, मूल अधिकारों का गारंटर है। और क्या है, संविधान का संरक्षक है। संविधान का सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान का संरक्षक है, संरक्षक है। और क्या है साथियों, संविधान का व्याख्याता है, संविधान का व्याख्याता है, संविधान का व्याख्याता है, अर्थात संविधान की क्या करता है, व्याख्या करता है। केंद्र व राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। केंद्र व राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों का क्या करता है, निपटारा करता है। ऐसे में साथियों बिना इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुए इन सब कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित ही नहीं कर पाएगा। तो इतने जटिल कार्यों को संपादित करने के लिए, इतने चैलेंजेस से भरा हुआ कार्य है इसके पास, उन कार्यों को अंजाम देने के लिए या निष्पादित करने के लिए साथियों इसके लिए स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक इसकी विशेषता हो जाती है।
बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। बिना स्वतंत्रता के कोई काम कर ही नहीं सकता है, न्याय नहीं दे सकता, बाकी अन्य सब कुछ कर सकता है। अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप से इसको मुक्त होना चाहिए, इसीलिए और यह तभी संभव है जब इसे क्या दिया जाए, स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। संविधान निर्माताओं ने साथियों बड़ी, उनकी सोच बड़ी दूरदर्शी थी, वो लोग बड़ी दूरदर्शी सोच के थे। उन लोगों का ऐसा मानना था कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ ऐसे उपबंध बनाए हैं, क्या किए हैं, संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ ऐसे उपबंध बनाए हैं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन कौन से ऐसे उपबंध है, यही डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि ऐसे वो कौन कौन से उपबंध हैं संविधान में जो न्यायपालिका की, खास करके उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला चीज साथियों, क्या क्या ऐसा चीज आपको कौन कौन से उपबंध है। पहला उपबंध है कि नियुक्ति का तरीका, क्या चीज, नियुक्ति का तरीका, अर्थात नियुक्ति का तरीका, अर्थात न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति इस तरीके से किया जाएगा कि साथियों उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप ना हो पाए। ऐसा किया ही जाता है। कौन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है साथियों, कॉलेजियम करता है, कॉलेजियम, सॉरी राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम की सिफारिश पे लेकिन करता है, कॉलेजियम की सिफारिश पे, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का हिस्सा है, संसद का अभिन्न अंग है, फिर भी वो न्यायपालिका में नियुक्ति कर रहा है, लेकिन वो मनमाना नहीं कर सकता है, कॉलेजियम की सिफारिश पर ही नियुक्ति करता है। एक बार कॉलेजियम यदि सिफारिश कर दिया, उनको नहीं पसंद आया तो दोबारा वापस भेजते हैं, दोबारा फिर कॉलेजियम ने उसके नाम पर यदि मुहर लगा दिया कि हाँ इसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाए, तो राष्ट्रपति को नियुक्त करना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो नियुक्ति का तरीका न्यायपालिका के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। दूसरा आइए देखते हैं, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है साथियों कार्यकाल की सुरक्षा। देखेंगे दूसरा क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, इनके कार्यकाल को सुरक्षित किया गया है, कार्यकाल की सुरक्षा। ध्यान देंगे राष्ट्रपति इनको नियुक्त भले करता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं धारण करते हैं। इनको ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जब मन करेगा तब पद से हटा देगा। इनको एक ही कंडीशन में पद से हटा, दो ही कंडीशन है कि इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, प्रोसेस लाइक इंपीचमेंट, उन प्रक्रिया का, संसदीय प्रक्रिया का अनुपालन करके राष्ट्रपति के पास क्या करते हैं, लोग आवेदन भेजते हैं कि हाँ इसको पद से हटाया, तब राष्ट्रपति जाकर के पद से हटाता है। अर्थात ये दिखाता है कि इनका कार्यकाल सुरक्षित है, और ये कार्यकाल का सुरक्षित होना ये दर्शाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान ही किए गए ताकि न्यायपालिका में कोई दबाव न बनाने पाए। अब तीसरा चीज देखिए, निश्चित सेवा शर्तें। निश्चित सेवा शर्तें, निश्चित सेवा शर्तें क्या है? निश्चित सेवा शर्तें साथियों, निश्चित सेवा शर्तें देखें, वेतन भत्ते विशेषाधिकार, वेतन भत्ते विशेषाधिकार संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वेतन है, जो भत्ते हैं, अन्य विशेषाधिकार हैं, ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। और संसद इनके कार्यकाल के दौरान इसमें कहीं कोई कटौती नहीं कर सकती है सिवाय वित्तीय आपातकाल के। अर्थात जब वित्तीय आपातकाल लागू हो तो उस दौरान संसद क्या कर सकती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकती है, इनके विशेषाधिकारों में कटौती कर सकती है। ध्यान रहे कि भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। आ रही बात समझ में? आइए और हम देखते हैं चौथा, इसका चौथा जो प्रावधान है, उपबंध है, संचित निधि से व्यय। संचित निधि से व्यय अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जो सारे वेतन भत्ते वगैरह सब चीज होते हैं संचित निधि से भारित होते हैं। अर्थात संसद इस पे मतदान नहीं कर सकती। ध्यान देंगे। तो ये भी ये प्रावधान हो गया। पांचवा प्रावधान क्या है?
पांचवा प्रावधान क्या है देखेंगे, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकता, बहस नहीं। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ 2 अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, मैं बॉक्स बना करके लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 121, 121 और अनुच्छेद 211। अनुच्छेद 121 कहता है कि चाहे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है अनुच्छेद 121 कहता है कि संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकता, अर्थात उनके कर्तव्यों को, यानी कि उसके पद से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर के कहीं कोई टीका टिप्पणी, कहीं कोई चर्चा नहीं किया जा सकता है। किसके लिए? ये संसद में बता रहा, संसद में चर्चा नहीं किया सकता, बहस नहीं किया सकता। किसको लेकर के? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेज के, है ना, न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं किया सकता। कहां? संसद में। किस अनुच्छेद के द्वारा इस बात को इंगित किया गया है? अनुच्छेद 121। फिर अनुच्छेद 211 में क्या कहता है कि राज्य के विधानमंडल में, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं किया सकता है। ध्यान देंगे, यहां अनुच्छेद 121 में एक बात है, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस तब किया जा सकता है, एक ही अपवाद है इसका, कि जब उसके ऊपर साबित कदाचार एवं असमर्थता के आरोप पर दोषारोपण किया गया हो और न्यायालय में चर्चा चल रहा हो। वही एक ऐसा केस बचता है, मैटर बचता है, जिसमें उसके आचरण को लेकर के संसद में बहस हो सकता है, चर्चा हो सकता है, अन्यथा चर्चा प्रतिबंधित किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस को प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 121 में डायरेक्ट पूछ देगा। किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा को प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 211 के तहत। तो न्यायाधीशों के आचरण पर बहस को प्रतिबंधित किया गया है, यह भी उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को क्या करता है? इंगित करता है। अब देखिए छठा क्या है? छठा बात है साथियों, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाया गया है। यदि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है रिटायर हो गया, तो सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाया गया है। वकालत पर रोक, यह भी उपबंध जो है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। फिर आता है सातवां, अवमानना पर दंड देने की व्यवस्था करता है। अवमानना पर दंड देने की व्यवस्था करता है, दंड देने की व्यवस्था। इसमें साथियों ध्यान देंगे, अवमानना पर दंड देने की व्यवस्था, यह भी उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को इंगित करता है। अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, अर्थात हाई कोर्ट और हालांकि यहाँ पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि हाई कोर्ट में भी ठीक ऐसे ही कंडीशन है कि वो अपना स्टाफ स्वयं नियुक्त करता है, और उच्चतम न्यायालय अपना स्टाफ खुद नियुक्त करता है। तो अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, नियुक्त करने की स्वतंत्रता, यह भी उपबंध साथियों क्या करता है? उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। नौवां क्या है कि इसके न्याय क्षेत्र में संसद कटौती नहीं कर सकती। ध्यान देंगे, इसके जुरिस्डिक्शन में संसद कटौती नहीं कर सकता, बढ़ोतरी कर सकती है संसद। आ रही बात समझ में? फिर 10वां क्या है? 9वां यही था कि भाई कि संसद इसके, देखें मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, संसद इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती। आ रही बात समझ में? 10वां क्या कह रहा है? 10वां क्या कह रहा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। कार्यपालिका का न्यायपालिका से, अनुच्छेद 50 कहता है साथियों, न्यायपालिका से पृथक्करण। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी तुरंत पूछ देता है, ये ध्यान देंगे, अनुच्छेद 50 है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण? अनुच्छेद 50 में कहा गया है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, इतने जो उपबंध किए गए हैं, 10 उपबंध साथियों, ये उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं।
अब आता है साथियों उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। अब देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य रहे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे साथियों? संविधान में कई समितियां बना था, तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे अल्लादी कृष्ण अय्यर। इन्होंने उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया है, आज तक किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इनका स्टेटमेंट उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को इंगित करता है। ध्यान दीजिएगा, इनका कहना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को है ना, विश्व के किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट को विश्व के किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट की तुलना में शक्तियां अधिक प्राप्त हैं। शक्तियां क्या है? अधिक प्राप्त हैं। हरी बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्रों एवं शक्तियों को हम कई बिंदुओं में देख सकते हैं। जैसे आइए देखिए, कई बिंदुओं में देख सकते हैं। जैसे मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का अर्थ है साथियों न्यायाधिकार अर्थात जुरिस्डिक्शन है, तो मूल क्षेत्राधिकार है। फिर दूसरा क्या है? न्यायादेश क्षेत्राधिकार था, रिट अधिकारिता जिसको बोलते हैं न्यायादेश क्षेत्राधिकार हो गया। फिर तीसरा साथियों अपीली क्षेत्राधिकार, अपीलेट जिसको बोलते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। फिर चौथा साथियों सलाहकार क्षेत्राधिकार अर्थात सलाह देने का काम करता है सलाहकार क्षेत्राधिकार। फिर साथियों पांचवा आ जाता है, क्या आता है? अभिलेखों का न्यायालय। अभिलेखों का न्यायालय। छठा क्या आ जाता है? छठे पे आ जाएगा न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। सातवां क्या है? अन्य शक्तियां। इतने बिंदुओं पे साथियों हम क्या करेंगे? इसको हम देखेंगे, अन्य शक्तियां। इतने बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं मूल क्षेत्राधिकार को लेकर के। आइए, मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार, आइए देखते हैं मूल क्षेत्राधिकार क्या कर रहा है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट जो है साथियों, भारत के संघीय न्यायालय के तौर पे काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि संघीय संतुलन बनाने का जिम्मा इसके जिम्मे, मतलब संघीय संतुलन को बनाए रखने का जो एक तरह से समझिए संविधान ने इसके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंप दिया है, वो जिम्मेदारी ये देखता है, इसलिए इसको संघीय न्यायालय भी बोला जाता है। आप ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों, संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर अपने मूल क्षेत्राधिकार के तहत, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत, मूल क्षेत्राधिकार के तहत क्या करता है?
मूल क्षेत्राधिकार के तहत निर्णय देता है, निर्णय देता है। आ रही बात समझ में? संघीय न्यायालय की तरफ पे निर्णय देता है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे देखेंगे कब कब कंडीशन ऐसा है कि मूल क्षेत्राधिकार का वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, मूल क्षेत्राधिकार नागरिकों के संदर्भ में नहीं है, अर्थात कोई नागरिक केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लेकर के विवाद को जाएगा उच्चतम न्यायालय में, तो उच्चतम न्यायालय उस रीट को क्या कर देगा? खारिज कर देगा, उस याचिका को खारिज कर देगा। क्यों? क्योंकि मूल क्षेत्राधिकार इस संदर्भ में संघीय के क्षेत्र में वहां केंद्र और राज्य ही मुद्दा उठा सकता है। ये बड़ा नॉलेज बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यहाँ ध्यान देने की जरूरत क्या है कि मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मुद्दे आते हैं? जब साथियों केंद्र सरकार का एवं राज्य के बीच कोई मैटर हो, केंद्र और राज्य के बीच का कोई मैटर हो, केंद्र और राज्य के बीच का जब विवाद क्या हो, केंद्र और राज्य के बीच में हो, या एक तरफ केंद्र हो और दूसरी तरफ साथियों दूसरी तरफ क्या हो, राज्यों का कई समूह हो, कई समूह हो, एक तरफ कई राज्य हो और एक तरफ केंद्र हो, या एक तरफ साथियों केंद्र हो प्लस कई राज्य हो जो केंद्र से सहमत हो उस मुद्दे पे, और वहीं दूसरी तरफ कई राज्य हो, कई राज्य हो, या अथवा एक चीज देखेंगे, अथवा केंद्र हो और केंद्र के साथ एक राज्य हो और इधर कई राज्यों का झुंड हो, समूह हो, है ना? इन सब मैटर में आप कोई यदि विवाद उत्पन्न हो रहा है इनको लेकर के, जहां एक पक्ष केंद्र है वहीं दूसरे पक्ष राज्यों का समूह है, एक तरफ केंद्र व कई राज्य हैं, इस तरह का मैटर आ रहा है, तो उच्चतम न्यायालय में हम मूल क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय क्या करता है? अपना डिसीजन देता है, उसके पास ये शक्ति है। और साथियों इस तरह की शक्ति किसी अन्य न्यायालय के पास नहीं है, अर्थात इस मामले में इसका विशेषाधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास क्या है साथियों? विशेषाधिकार है। यह विशेष का अर्थ है कि किसी अन्य न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ध्यान देंगे, नोट करके इसको लिख लेंगे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के संदर्भ में, यानी मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है, अधिकार दिया गया है, कौन दिया है? संविधान ने दिया गया अधिकार दिया गया है, वह विशेषाधिकार है। वह क्या है? स्पेशल राइट है, विशेषाधिकार। स्पेशल क्यों है साथियों? क्योंकि यह अधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है, किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है। सारी बात समझ में? अब आता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, था रीट अधिकारिता। ध्यान दें, अब आता है साथियों रीट अधिकारिता या न्यायाधीश न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, इसको बोलते हैं साथियों रिट अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की जो रिट अधिकारिता है साथियों, चूंकि उच्चतम न्यायालय संविधान का व्याख्याता है, मूल अधिकारों का संरक्षक है, इस नाते इसको यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है
तो उसके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए संविधान इसको क्या दिया है, रिट जारी करने का अधिकार दिया है। इस संदर्भ में साथियों 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ध्यान देंगे। पहला जो रिट होता है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या होता है साथियों? परमादेश होता है, परमादेश, परमादेश। तीसरा क्या होता है? उत्प्रेषण होता है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के बाद प्रतिषेध, प्रतिषेध, और उसके बाद अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के जो रीट है साथियों, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय जारी करता है। इसके न्यायाधीश रीट क्षेत्राधिकार, और ऐसा करके क्या करता है? मूल अधिकारों का रक्षक। चूंकि इसे मूल अधिकारों का गारंटर और मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है, इस नाते संविधान में ये 5 रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है इसको। आ रही बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट का ध्यान रखेंगे, रिट जारी करने की जो अधिकारिता है, अर्थात जो रिट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिट जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन, यह साथियों विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा ही मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार साथियों किसको प्राप्त है? हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। इस नाते रिट जुरिस्डिक्शन के संदर्भ में यह उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। अब देखेंगे थोड़ा सा रिट अधिकारिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में थोड़ा सा तुलना कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो केवल रिट जारी कर सकता है ना। और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर मैटर में भी क्या करता है? रिट जारी करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन है ना, रिट जुरिस्डिक्शन है साथियों, वो क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, उससे साथियों क्या है? व्यापक है, ये ज्यादा बड़ा है। हाई कोर्ट वाला ज्यादा बड़ा है। हाई कोर्ट W का अर्थ रिट जुरिस्डिक्शन, WJ इज ग्रेटर देन WJ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान देंगे, ज्यादा विस्तृत। आगे देखते हैं साथियों, अब आता है साथियों अपीलीय क्षेत्राधिकार में। देखते हैं तीसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय अपीलीय क्षेत्राधिकार, ध्यान देंगे, इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को साथियों कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्यान देंगे, अपीलीय को कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में अपील। फिर क्या है साथियों? दीवानी मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील। तीसरा क्या है? आपराधिक मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील। चौथा क्या है? चौथा साथियों है विशेष अनुमति द्वारा अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील। स्पेशल लीव इसको बोलते हैं, विशेष अनुमति द्वारा अपील। अब देखेंगे एक एक कर को हम चलेंगे कि संवैधानिक मामलों में अपील क्या है। देखेंगे संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में अपील। देखेंगे संवैधानिक मामलों में अपील के तहत क्या है? जब हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर देता है साथियों
जब हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर देता है या विनिश्चित कर देता है कि संविधान में व्याख्या करने के कुछ विधि का सारवान तत्व तो निहित है और संविधान का व्याख्या करना है और सुप्रीम कोर्ट से राय लेना उचित है, ऐसे में वो मैटर को क्या करता है, उच्चतम न्यायालय को ट्रांसफर कर देता है। तो संवैधानिक मामलों में अपील का यहाँ जब हाई कोर्ट ने प्रमाणित कर देता है तो क्या करना पड़ता है, अपील क्या करना पड़ता है संवैधानिक मामलों में, अर्थात संविधान की व्याख्या करने से संबंधित कोई मैटर हो तो इसको कहाँ भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। इसके अलावा साथियों, यदि अनुचित कोई फैसला है, कोई फैसला अनुचित हो गया है, तो अनुचित फैसलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील लाया जा सकता है। आगे आता है साथियों दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामलों में अपील का क्या कॉन्सेप्ट है? दूसरा है साथियों दीवानी मामलों में अपील। इसमें क्या प्रावधान है साथियों दीवानी मामलों में अपील का? दीवानी मामलों में अपील, ध्यान रखेंगे, दीवानी मामलों के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम किसी भी मैटर को, किसी भी मामले को ला सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शुरुआत में कुछ रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन बाद में साथियों 30वें संविधान संशोधन द्वारा सारा रिस्ट्रिक्शन वगैरह हटा के खत्म कर दिया गया। वहां से प्रश्न हालांकि बनता नहीं है, लेकिन साथियों दीवानी मामलों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है उसके लिए हाई कोर्ट को कुछ प्रमाणित करना पड़ता है। किसको? हाई कोर्ट को प्रमाणित करना पड़ता है। साथियों क्या प्रमाणित करना पड़ता है, आइए देखते हैं। प्रमाणित करना पड़ता है कि मामला क्या है, सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पे आधारित है। ये हो कि मामला क्या है, सामान्य महत्व का है, सामान्य महत्व का है, किंतु पूरक प्रश्न का है, अर्थात प्रश्न पूछना अनिवार्य है, पूरक प्रश्न का है, तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेना है। या ऐसा कोई निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन, राय लेना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राय लेना आवश्यक है, तो उस मुद्दे को भी साथियों दीवानी मामले में लाया जाएगा। अब आते हैं हम आपराधिक मामले पर। आपराधिक मामले पर, आपराधिक मामले, आपराधिक मामले में अपील। साथियों इसमें भी सुप्रीम कोर्ट, ध्यान देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट है साथियों, हाई कोर्ट के आपराधिक मामले को विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आपराधिक फैसले के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। कब? साथियों से टर्म एंड कंडीशन है, ध्यान देंगे, टर्म एंड कंडीशन, कई टर्म एंड कंडीशन है। देखें, पहला टर्म एंड कंडीशन ये है कि अपील में अभियुक्त व्यक्ति के दोष मुक्ति के आदेश को पलट दिया गया हो और उसमें क्या किया गया हो, उसको मृत्यु दंड दिया गया हो। शब्द आया क्या, मृत्यु दंड। तो ऐसे मैटर में भी साथियों क्या होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में हम आपराधिक मामले में अपील दायर कर सकते हैं। दूसरा, यदि हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगा लिया हो और अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे मृत्यु दंड दिया हो, तो उस मैटर में भी क्या होगा, हम अपील, आपराधिक मामले में अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, वहां चले जा सकते हैं। तो ये रहा साथियों आपराधिक मामले में अपील का मैटर। अब आता है विशेष अनुमति द्वारा अपील, स्पेशल लीव फॉर, विशेष कहा गया, विशेष मामले में अपील, स्पेशल लीव फॉर अपील, विशेष मामले में अपील। इसी के तहत साथियों क्यूरेटिव पिटीशन वगैरह दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है साथियों, अपने विवेकानुसार क्या करता है, किसी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय को, डिक्री या आदेश को, है ना, अपील के लिए विशेष इजाजत का अपील दे देता है। तब मैटर को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, देखता है। इसको बोलते हैं स्पेशल लीव टू अपील। यह साथियों अनुच्छेद 136, एक बार इस अनुच्छेद को पूछ दिया गया है कि विशेष मामले में अपील का अधिकार उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल किस में है, 136 में है।
136 में। ध्यान देंगे, विशेष मामले में अपील सशस्त्र बलों के न्यायाधिकरणों या न्यायालयों के संदर्भ में लागू नहीं होता है। आर्म्ड फोर्स के जो कोर्ट होते हैं उसके द्वारा कोई डिसीजन दिए गए हों तो उसके डिसीजन को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में इस विशेष मामले में अपील नहीं हम पेश कर सकते हैं। ये ध्यान देंगे, यह प्रावधान सामान्य न्यायालयों में लागू होते हैं, आर्मी के अदालत में या सशस्त्र बलों के अदालत में लागू नहीं होते हैं। आगे देखेंगे। अब आता है साथियों, हम अपने चौथे चीज पे आए, जो उच्चतम न्यायालय की शक्तियां देख रहे थे हम। क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इस क्षेत्राधिकार ये साथियों लिया कहाँ से गया है? ये कनाडा से लिया गया सलाहकारी। ध्यान देंगे, एक बार ध्यान देंगे कि यूएसए में प्लस ऑस्ट्रेलिया में उच्चतम न्यायालय को इस तरह का कहीं कोई प्रावधान नहीं दिया गया। यूएसए ऑस्ट्रेलिया में, भारत में सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बीपीएससी इसको उठा कैसे ही पूछ लेता है। तो ध्यान देखेंगे कि यह विशेष जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है साथियों, इसको हम दो श्रेणियों में कैटेगराइज करके देखते हैं। ध्यान देखिए, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करके देखते हैं। पहले कैटेगरी में क्या होता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मैटर, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर क्या किया जाता है? सार्वजनिक महत्व के मामले पर राय लिया जाता है, सलाह लिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किससे? तो उच्चतम न्यायालय से। तो उच्चतम न्यायालय सलाह देता है। दूसरा, संवैधानिक, पूर्व संवैधानिक, यानी संविधान के लागू होने से पहले कोई संधि लागू हुआ है, उस पर कोई राय ले रहा है, या कोई समझौता है, कोई संधि है, समझौता है, आदि मामलों पर, है ना, किसी विवाद को लेकर के, कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो, सॉरी, किसी संधि को लेकर के, किसी समझौते को लेकर, किसी करार को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो, तो उस विवाद पर यदि राय मांगता है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से, तो इसमें उच्चतम न्यायालय राय देगा। मजे की बात क्या है साथियों, यदि मामला सार्वजनिक महत्व का है तो यहाँ पे साथियों उच्चतम न्यायालय का जो उच्चतम न्यायालय है वो चाहे तो अपनी राय दे भी सकता है और चाहे तो अपनी राय नहीं भी दे सकता है। किंतु पूर्व संवैधानिक संधि, अर्थात संविधान के लागू होने से पहले कोई संधि हुआ है, कोई समझौता है, कोई प्रसंविदा है, कोई करार है, तो साथियों इस मैटर में, इस केस में, सेकंड केस में यदि उच्चतम न्यायालय से मांगा गया है, सलाह मांगा गया है, तो साथियों यहाँ पे उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। किंतु राष्ट्रपति इन दोनों मामले में इन्होंने जो सलाह मान लीजिए दिया, वह मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है साथियों इसका अगला पॉइंट, अब आता है अभिलेख का न्यायालय, पांचवां, अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख का न्यायालय साथियों, अभिलेख का न्यायालय साथियों हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ साथियों, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी हम अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। अभिलेख न्यायालय है ना, दोनों है, जहां सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 में दर्शाया गया है, संविधान के अनुच्छेद 129 में से अभिलेख न्यायालय के तौर पे बताया गया है, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 215 में बताया गया है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ ये है साथियों, ऐसा न्यायालय जिसके डिसीजन को अभिलेख के तौर पे, साक्ष्य के तौर पे रखा जाता है और इसके द्वारा दिए गए डिसीजन को कानून की भांति माना जाता है। आ रही बात समझ में? ये भी है इसका दूसरा, इसका एक हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा ये कहता है अभिलेखीय न्यायालय में कि इनके पास ये शक्तियां होती हैं कि यदि कोई इनके मतलब इनके डिसीजन को कोई नहीं मान रहा है, अर्थात अवमानना, न्यायालय की अवमानना कर रहा है, तो इसके दंड देने की भी क्या है, शक्ति है। तो ध्यान देंगे, न्यायालय की अवमानना, ये तो आपको ये अभिलेख वाला जो अनुच्छेद 129 और 215 हो गया। न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में संसद ने कानून बनाया था। क्या कानून बनाया था? न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। न्यायालय की अवमानना
डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है न्यायालय की अवमानना अधिनियम कब का है, तो साथियों 1971 का है, क्योंकि अभी रिसेंटली में न्यायालय के अवमानना का मैटर आया है सामने। पटना में क्या हुआ है कि वहां जिला अदालत के न्यायाधीश को दरोगा कुछ अपशब्द बोल दिया, थप्पड़ जड़ दिया, कुछ इस तरह की घटनाएं सुनने में आया है। तो इसलिए न्यायालय की अवमानना मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन बिहार इस तरह के प्रश्न को उठा देता है। करंट में भी मुद्दा आया है तो प्रश्न बना हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से बना दिया जाए। तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 संसद के द्वारा कानून बनाया गया, और इस कानून के तहत क्या किया जाता है, जो दोषी व्यक्ति है, न्यायालय की अवमानना, जो व्यक्ति अवमानना करता है उसको क्या कहता है, सजा दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया था। अपने डिसीजन में उसने बताया कि यहाँ पे न्यायालय की अवमानना शक्ति का इस्तेमाल न केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, वरन ये पंचायतों को भी है, अधिकरणों को भी है, और अन्य लोअर कोर्ट तक भी है। उसने गुजरात में सीजेएम, चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट का एक हवाला दे करके उसमें बताया था कि जब इस तरह का केस हुआ था गुजरात में, तो वहां पे उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान ले लिया और न्यायालय की अवमानना अधिनियम तो उसे दोषी करार दे दिया था। तो ध्यान देंगे, अर्थात न्यायालय की अवमानना का केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये अन्य अदालतों के लिए भी है। 1991 में डिसीजन दिया था। न्यायालय की अवमानना, ध्यान देंगे, न्यायालय की अवमानना किस सूची का विषय है साथियों, तो न्यायालय की अवमानना साथियों यदि ये सुप्रीम कोर्ट का है तो ये ध्यान देंगे, यदि सुप्रीम कोर्ट का है तो संघ सूची का विषय हो जाएगा, संघ सूची का विषय हो जाएगा। और यदि न्यायालय की अवमानना संविधान में बताया गया है, बाकी तो न्यायालय के द्वारा बताया गया कि अन्य न्यायालयों के लिए भी अवमानना हो सकता है, उसके डिसीजन दिए गए हैं। तो न्यायालय की अवमानना यदि हाई कोर्ट का है तो ये समवर्ती सूची का है। किस सूची का है? समवर्ती सूची का। ये ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में और चीज क्या है। न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में साथियों, यदि कोई न्यायालय की अवमानना का शिकार हो रहा है तो उसमें साथियों 6 माह का सामान्य जेल होता है, 6 माह का सामान्य जेल होता है, अथवा रुपया 2000 तक का जुर्माना या अर्थदंड देना पड़ता है, 2000 का, या दोनों हो सकता है। 6 माह का सामान्य जेल भी हो सकता है साथियों, और 2000 रुपये अर्थदंड भी लग सकता है। ध्यान देना है। ये रहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर। अब हम आते हैं साथियों आगे। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो साथियों न्यायिक समीक्षा, छठा है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय के पास क्या है, अपने जो डिसीजन दिए गए हैं उसके भी क्या करता है, पुनर्वलोकन कर सकता है, तथा कार्यपालिका के द्वारा जो कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं उसकी समीक्षा कर सकता है। विधायिका के द्वारा, चाहे केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद हो या राज्य विधानमंडल, किसी के द्वारा कोई कानून बनाया, किसी विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो तो उस कानून की भी वो क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू करता है। अनुच्छेद 13 जब पढ़ेंगे आपको वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान मिलेगा आपको, कि यदि मूल अधिकारों से कोई भी विधि, कोई भी कानून असंगत होगा तो उसको उच्चतम न्यायालय क्या घोषित कर देगी, विधि शून्य घोषित कर देगी, अर्थात 0 घोषित कर देगी। आ रही बात समझ में? क्यों ऐसा किया गया, न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्यों दिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति साथियों 2 कारणों से दिया गया है। पहला कारण क्या है साथियों, संविधान की सर्वोच्चता को मेंटेन करना। चूंकि भारत में संविधान क्या है, सर्वोच्च है, तो संविधान की यदि ये नहीं रहता जुडिशियल रिव्यू, तो एक बार खैर साक्षात्कार तो हो सकता है बाद की चीज है, साक्षात्कार में ऐसा पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा की जरूरत क्यों है, वजह क्या है, क्या सिद्ध करता है। तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है ये न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करके संविधान को सर्वोच्च बना देता है। यदि न्यायिक समीक्षा ना होती तो संसद सुप्रीम हो जाता। आ रही बात समझ में? तो संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखता है, बरकरार रखता है। आ रही बात समझ में? दूसरा चीज, संघीय समानता को बनाए रखता है, संघीय समानता को बनाए रखता है। आ रही बात समझ में?
ये दो चीजें हैं। अब आता है साथियों अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां, बस ये लास्ट टॉपिक है। अन्य शक्तियों में क्या है साथियों, सुप्रीम कोर्ट को इन प्रमुख शक्तियों के साथ अन्य शक्तियां भी मिली हुई हैं। समझिए, जैसे राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है ना, उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका प्रमुख निर्णय कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही देता है। हाई कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इसकी अन्य शक्तियों के तहत देखा जाए तो क्या है, यदि यूपीएससी के चेयरमैन, यदि यूपीएससी के चेयरमैन, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या यूपीएससी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके ऊपर दुर्व्यवहार का कोई आरोप लगा है, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर इन पर कोई आरोप लगाया गया है, तो यदि आरोप की इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को ही सौंपता है और सौंप दिया है और उच्चतम न्यायालय वहां पे जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उच्चतम न्यायालय यदि अपने जांच में यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर को दोषी करार देता है तो ये परामर्श देता है राष्ट्रपति को कि आप इसको क्या कीजिए, पद से हटा दीजिए। इस पूरे भारतीय संविधान में एक ऐसा सिंगल मामला है जहां पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का बात मानने के लिए यहां पे बाध्य है, उसे करना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तीसरा कंडीशन क्या आता है, तीसरा कंडीशन आता है साथियों कि उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियों में देखते हैं कि अपने स्वयं के निर्णय के क्या करता है, जब कभी चूंकि कोई भी निर्णय दिया जाता है तो परिस्थितियों को ध्यान में रख के दिया जाता है। परिस्थितियां चेंज हुई, समाज चेंज हुए तो नियम कानून भी चेंज हो जाते हैं। तो मान लीजिए 1991 में कोई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो अपने स्वयं के फैसले की भी समीक्षा करता है। यह सुप्रीम कोर्ट की सबसे, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साथियों। इसीलिए आप देखते हैं कि पूर्व के किसी फैसले को पलट देता है, ये दिखाता है कि यह अडिग नहीं रहता है अपने न्यायिक निर्णय पर, समय के हिसाब से क्या करता है, अपने आप को मैनेज परिवर्तित कर लेता है। फिर चौथा कहता है साथियों, चौथा अन्य शक्ति क्या कहते हैं, देखते हैं कि हाई कोर्ट में यदि कोई मैटर लंबित पड़ा हुआ है तो उसको अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय उसे अपने पास मंगा लेता है। और एक उच्च न्यायालय में यदि कोई मैटर पड़ा हुआ है उसे दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है ताकि न्याय की निष्पक्षता बनी रहे। कभी काल रसूखदार लोग क्या करते हैं, राजनीतिक पहुंच वाले होते हैं और उनका राज्य की उच्च न्यायालयों में धरपकड़ होता है, पहुंच होता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा मधुमिता हत्याकांड में हुआ था मैटर, और उसको क्या किया गया था, उत्तराखंड हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश के जुरिस्डिक्शन में था वो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में था। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर क्या किया गया, उत्तराखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, मधुमिता हत्याकांड जो था। आप देखेंगे इस तरह से साथियों उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां खत्म हुई। अब हम देखते हैं एक नज़र अनुच्छेदों को, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अनुच्छेदों की नज़र में उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेदों की नज़र में उच्चतम न्यायालय। साथियों अनुच्छेद 124 ये कहता है, ध्यान देंगे, अनुच्छेद 124 ये कहता है, अनुच्छेद 124 से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन, की स्थापना एवं गठन के बारे में प्रावधान करता है। डायरेक्ट बीपीएससी डायरेक्ट अनुच्छेद पूछना, डायरेक्ट पूछ दे रहा है, उसमें कहीं कोई डिटेल नहीं पूछ रहा है। उसके बाद 124(3) अनुच्छेद 124 का क्लास 3, क्लास 3 आप देखेंगे, उसमें अर्हता के बारे में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश बनने की योग्यता है वो योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। फिर साथियों 124(4) में, 124(4) में क्या कहता है, पद से, मोस्ट इंपॉर्टेंट 124 के क्लास 4 में कहता है पद से हटाने का प्रावधान किया गया है, पद से हटाने का प्रावधान किया गया है।
कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे पद से हटाया जाएगा। आप जानते हैं पद से हटाने के लिए क्या प्रावधान है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, तो मैं पिछले वाले लेक्चर में आपको डिटेल बताया था। फिर अब आता है अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में साथियों किसकी चर्चा की गई है? वेतन के बारे में बात किया गया है कि इसके वेतन कहाँ से होंगे, कितना होंगे, कौन देगा, कैसे कहाँ से आएगा वेतन। 126 क्या कहता है? 126 साथियों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है, जो आज हम चर्चा किए हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में। आ रही बात समझ साथियों। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 क्या कहता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। एडहॉक जजेज जो आज मैं बताया हूं तदर्थ न्यायाधीश की बात करता है। ठीक है, अब आता है साथियों आगे देखते हैं 127 के बाद 128 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात, रिटायर्ड जजेस के बारे में बात करता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन हो सकता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है इनको, कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं, अस्थायी नियुक्त होते हैं, ध्यान देंगे। फिर अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को क्या कहता है? अभिलेखीय न्यायालय के रूप में प्रस्तुत करता था, अभिलेख न्यायालय। आ रही बात समझ में। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, अनुच्छेद 130 कहाँ है, क्या है साथियों? तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा? जो मैं बताया हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट का स्थान संविधान में दिल्ली घोषित किया गया है और उसको दिल्ली के अलावा कहीं और घोषित करने, शिफ्ट करने का अधिकार किसके पास है? सीजीआई के पास। किंतु सीजीआई ऐसा तभी करता है जब वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी ले लेता है। अब आता है अनुच्छेद 131। 131 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता। अरे साथियों 131 तक साथियों, 132 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 136 अब आता है। 131 के बाद साथियों 136 आता है। 136 में क्या है? स्पेशल लीव टू अपील, अर्थात अपील के लिए विशेष, अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के विशेष इजाजत, है ना, विशेष इजाजत। अब आता है साथियों 136 के बाद अनुच्छेद 137। अनुच्छेद निर्णयों का एवं आदेशों का पुनर्विलोकन, निर्णयों एवं आदेशों का पुनर्विलोकन, निर्णयों एवं आदेशों का पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अनुच्छेद 137 के तहत अपने दिए गए निर्णयों एवं आदेशों का क्या करता है? पुनर्विलोकन करता है, एक बार पुनः अवलोकन करता है कि कहीं क्या क्या गड़बड़ियां हैं। फिर अनुच्छेद 142 142 में ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, यह भी साथियों 142 ध्यान देंगे। न्यायालय की डिक्रियों आदेशों का चर्चा किया गया है, इसके बारे में बात किया गया है। फिर अनुच्छेद 143 आपको बताया हूं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से क्या करता है? राय लेता है, उच्चतम न्यायालय की राय लेगा, उच्चतम न्यायालय की राय लेगा, परामर्शी क्षेत्राधिकारी कह लीजिए। फिर आता है साथियों क्या? 143 के बाद आता है साथियों 144। 144 नहीं, 144 में कुछ नहीं साथियों, इंपॉर्टेंट नहीं। 145 न्यायालय के नियम बनाने की शक्तियां हैं। तो इस तरह से साथियों आपका उच्चतम न्यायालय कोशिश से किया गया क्रैश कोर्स में पूरा कंप्लीट करने का, और इस तो उच्चतम न्यायालय का कंप्लीट हो गया। कल हम पुनः मिलेंगे हाई कोर्ट को लेकर के, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।